डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सियासत, चुनाव प्रणाली पर कंफ्यूज सियासत, महापौर और अध्यक्ष की किस्मत क्या, जनता चुनेगी या पार्षद होंगे तारणहार। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच अभी यह कंफ्यूजन बरकरार है कि एमपी में निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे या अप्रत्यक्ष से। हालांकि बीजेपी का झुकाव तो प्रत्यक्ष प्रणाली पर है, इसकी वजह भी है, लेकिन उसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि अब तक इस मामले में क्या हुआ। दरअसल सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का अध्यादेश राज्यपाल को भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापस बुला लिया गया। इसके बाद सरकार ने तय किया कि चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, यानी महापौर और अध्यक्ष को जनता नहीं बल्कि पार्षद चुनेंगे। लेकिन अब सरकार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव करवा सकती है और जल्द अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। आज कुछ होना चाहिए पर अभी तक तो कोई अध्यादेश गया नहीं। आज कुछ होना चाहिए पर अभी तक तो कोई अध्यादेश गया नहीं। ग्रामीण निकाय के और स्थानीय निकाय के चुनावों में हम अपनी तैयारी में जुटे हैं। प्रोसेस क्या होगा ये सरकार को तय करना, और सरकार जब तय कर देगी, चुनाव आयोग जब उस चीज़ों को जारी कर देगा, उस पर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता बूथ बूथ पर हम मैदान में उतर करके तैयार हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि पद्धति क्या होगी। अरे जो पद्धति होगी उससे हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण और स्थानीय निकाय में इतिहास बनाएंगे। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला लिया था, लेकिन जैसे ही शिवराज चौथी बार सत्ता में आए, उन्होंने कमलनाथ सरकार के इस फैसले को एक अध्यादेश के जरिए पलट दिया था। लेकिन इसे विधानसभा में 1.5 साल तक पेश नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों बीजेपी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाना चाहती है। दरअसल बीजेपी के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली फायदेमंद रही है। पिछली बार 158 निकायों के मेयर अध्यक्ष बीजेपी के बने थे, जबकि 75 अध्यक्ष कांग्रेस के थे। वहीं बीजेपी के 2776 पार्षद बने थे और कांग्रेस को 1642 पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, अब आप खुद ही सुनिए। तो भाजपा तय नहीं कर पा रही कि चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से करना है। ऊहापोह की स्थिति, भाजपा 2 भागों में बढ़ चुकी है। एक धड़ा जो है वो कमलनाथ जी के निर्णय के साथ है, एक धड़ा कह रहा है प्रत्यक्ष प्रणाली से करो। भाजपा जो भी तय करे या जो भी निर्णय ले, लेकिन यह तो साबित हो गया है कि कमलनाथ सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे सारे झूठे साबित हुए। वैसे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के वक्त भी महापौर और निकाय अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुने जाते थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने की शुरुआत की। वहीं जानकारों का मानना है कि बीजेपी इसलिए भी प्रत्यक्ष प्रणाली के पक्ष में है क्योंकि स्थानीय सरकार के समीकरणों के लिहाज से महापौर और अध्यक्ष पर दबाव कम रहेगा। भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने में आसानी होगी। पार्षदों की खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियों पर अंकुश रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है प्रणाली पर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। सियासत है तो सियासत चलेगी, सियासत होगी। और यही वजह है कि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो लोकतंत्र में चुनी जाती हैं, उनको लेकर भी खुद उस प्रणाली के प्रणेता जो हैं, उनके मन में भी कई बार दुविधा होती है। और कई बार जो चुनाव जीतने के लिए एक सबसे बड़ा मंत्र है कि जीतना जीतना जीतना, विनेबिलिटी विनेबिलिटी विनेबिलिटी। और विनेबिलिटी जो है ये कुछ नहीं देखती, ये सिर्फ देखती है कि जीत। और यही वजह है कि माना यह गया कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की रही, वो इसको लेकर दुविधा में थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली के बजाय अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं तो सुविधा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बीजेपी का नगरीय निकायों, ख़ासतौर से नगर निगमों में जो दबदबा था, उस दबदबे को देखते हुए शायद ये रणनीति का एक पहलू था कि अगर हम अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे चुनाव तो बेहतर होगा। और प्रत्यक्ष प्रणाली को बीजेपी अपनी ताकत मानती है कि उसे लगता है कि उसने जो काम कराए हैं लंबे समय तक नगर निगमों में काबिज रहते हुए, तो जनता के बीच में जो मैसेज है तो उसका फ़ायदा उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के ज़रिए मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस बार मैसेज आया कि बीजेपी भी शायद ये फॉलो कर सकती है जो कांग्रेस के समय निर्णय हुआ था, तो ज़रूर सोचा गया कि ऐसा क्या हो गया। क्या चुनाव को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है? क्या वजह रही कि जब आप प्रत्यक्ष प्रणाली के हामी हैं और जिस समय कांग्रेस ने निर्णय किया था,
आपने उसका अपोज किया था, विरोध किया था, तो अब आप क्यों इसकी बात कर रहे हैं? लेकिन अब फिर ये माना जा रहा है कि नगर निगमों के महापौर के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लगभग ऑल सेट है, और माना ये भी जा रहा है कि बुधवार देर शाम तक संबंधित अध्यादेश का प्रारूप राजभवन तक पहुंच जाएगा। अब ये अभी भी सस्पेंस है कि ये सिर्फ महापौरों के लिए होगा या अध्यक्षों के लिए भी होगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन किस तरह से चुनाव हमारे राजनेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और अब तो पंचायत और निकाय तक के चुनाव पर, और शायद हम लोगों का भी इसमें बड़ा योगदान है कि सत्ता का सेमीफाइनल, सत्ता का क्वार्टर फाइनल, ये चुनाव तय करेंगे क्या होगा 2023 में। तो हम लोग भी थोड़ा संयमित हों, मैसेज साफ है, क्योंकि राजनेताओं को अगर इस तरह चुनाव की फैक्ट्री में झोंक दिया जाएगा तो बड़ी चुनौतियां हैं। सर, जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ दो विद्वान प्रवक्ता हैं रिस्पेक्टिव पार्टीज़ के, यानी कांग्रेस और बीजेपी, जो मध्य प्रदेश की आधार पार्टियां हैं, दो ही दल हैं, बाइपोलर पॉलिटिक्स है। आशीष अग्रवाल जी हैं, युवा नेता प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है। और उनके काउंटर पार्ट हैं मिथुन अहिरवार, जो युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत आप दोनों का। जय नागरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, करीब 3 दशक की पत्रकारिता का अनुभव रखते हुए। और पहली टिप्पणी के लिए मैं जय जी की तरफ ही चलूँगा। जय जी, किस तरह आप देखते हैं, माना ये जा रहा है कि महापौर के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की तरफ बढ़ सकती है बीजेपी, और अध्यक्षों के लिए अभी ये तय होना है, हो भी सकता है शायद ना भी हो। बहरहाल आप इस द्वंद्व को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रणनीति को किस तरह देखते हैं, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी? शरद जी, ये बात सही है कि प्रत्यक्ष प्रणाली की बात करें और अप्रत्यक्ष, हमने दोनों के परिणाम देखे हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली में यह होता है कि जो महापौर या अध्यक्ष वो पार्षदों के इतने दबाव उसके होते हैं कि जिसमें वो अपने निर्णय करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावित होती है, और कहीं ना कहीं उससे उसका असर आपके पूरे डेवलपमेंट पे, क्योंकि पूरी महापौर की या अध्यक्ष की ऊर्जा जो है वो पार्षदों को साधने में चली जाती है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, पार्षदों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है जब डायरेक्ट चुनाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं वार्डों के कार्य और ये वो पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित व्यवस्था हो जाती है, और मेयर इन काउंसिल में भी वो अपने हिसाब से सारा करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के फायदे भी हैं, नुकसान भी है, कि महापौर कहीं भी पूरा स्वेच्छाचारी हो जाए, उस पर कोई अंकुश ही नहीं रह जाता है पार्षदों का। और एक तरफ ये है कि उसका फायदा ये है कि निर्णय लेने की, अब ये जो चुना जाता है महापौर, उसकी प्रतिबद्धता अपने शहर के विकास के प्रति कितनी है, ये सारा चीजें उसी पर निर्भर करती है। यदि महापौर के पास एक विजन है शहर को डेवलपमेंट को लेकर के, तो निश्चित रूप से इससे बेहतर कोई प्रणाली हो नहीं सकती। लेकिन यदि महापौर को जो भी चुना जाता है उसको यदि विकास के बजाय अपने स्वयं के विकास पर यदि उसकी सारी कार्यशैली उसकी निर्भर करती है, तो उस पर फिर नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो अपने फायदे अपने नुकसान है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए क्या फायदा देखते हैं आप प्रत्यक्ष में? जी, बीजेपी के लिए प्रत्यक्ष फायदेमंद है, अप्रत्यक्ष फायदेमंद लगती है आपको? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो दोनों ही स्थितियों में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपने अभी आंकड़े बताए, उसमें पार्षद भी उनके ज्यादा थे, और बीजेपी को तो ये खतरा कम ही है कि उनके पार्षदों को कांग्रेस खरीद पाएगी, तो उन्हें खरीदने की स्थिति में है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को दोनों ही स्थितियों में, जो यदि हम पार्टी के एंगल से देखें, क्योंकि उसके पार्षद भी ज्यादा चुने गए और अध्यक्ष या महापौर भी ज्यादा चुने। चलिए, बिल्कुल। और ये बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है कि ये दावा उनका है कि जनता के बीच हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मिथुन जी, आपकी टिप्पणी, फिर एक मुकम्मल जवाब हमारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और कांग्रेस का आशीष जी से हम लेंगे। जी देखिए सर, जहाँ तक इन चुनावों की बात है, मध्य प्रदेश लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है कि नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव हों, और इनका इंतज़ार करते करते हम विधानसभा चुनाव के करीब भी आ गए हैं।
तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की हिपोक्रेसी को, कि जब हम लोग सरकार में हुआ करते थे और हमारी सरकार ने ये जब निर्णय लिया था कि जो मेयर्स के चुनाव होते हैं वो कॉरपोरेटर्स के द्वारा, पार्षदों के द्वारा किए जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कह करके विरोध किया था कि जो पार्षद हैं ये बिक जाते हैं, ये पैसा लेकर के या अन्य लोभ लालचों में ये लोग एक किसी व्यक्ति को वोट दे देते हैं, इसमें खरीद फरोख्त की आशंका बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी को तब ये महसूस नहीं होता था जब ये विधायक और सांसद राष्ट्रपति के लिए और राज्यसभा के लिए चुनाव के लिए वोट देते हैं, लेकिन इस नीति को इन्होंने मूल रूप से इस तर्क के साथ विरोध किया था कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारे समय जिस प्रणाली का आप जिन तर्कों के आधार पर विरोध कर रहे थे, क्या वो तर्कों का आधार आज खत्म हो गया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी इस बात के बड़े एडवोकेट रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के चुनाव ये जो हैं डायरेक्ट होने चाहिए, क्या उस पर भी लागू किया जाएगा? खैर, आप पहले इसका निर्णय कर लीजिए, फिर उस पर आएंगे। बात दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश की वो जनता जो नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में अपने प्रतिनिधियों को लेकर के पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हुए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, नल का कनेक्शन, साफ सफाई की व्यवस्था, रोजमर्रा की ऐसी चीजें जिसको लेकर के आज चुने हुए जनप्रतिनिधियों के रूप में उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें उस अफसरशाही से जूझना पड़ता है जिस अफसरशाही से कई बार बड़े बड़े नेता भी जूझने में कई बार सफल और असफल हो जाते हैं। तो एक आम नागरिक जिसके पास ये व्यवस्था, ये सुविधा होती थी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज पिछले 2 सालों से वो व्यवस्था नहीं है। आप डायरेक्ट कराना चाहते हैं, इनडायरेक्ट कराना चाहते हैं। आप जब विपक्ष में थे आपने विरोध किया था, तो अब आपके पास कोई ठोस निर्णय होना चाहिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में वो जो जनता है जो आज पिस रही है, जो ऐसी गर्मी में या ऐसे मौसम में आज एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चक्कर लगा रही है, जनप्रतिनिधि कम से कम आपसे बात ठीक से करता है, आपको चाय ऑफर करता है, आपकी समस्याओं को हल करवाता है, और यदि अधिकारी से लड़ने की उसकी ज़रूरत पड़े तो मजबूती से वो काम भी करता है जो कई बार जनता नहीं कर पाती है। तो इस सुविधा से आप उनको क्यों वंचित रख रहे हैं, इस बात का जवाब मध्य प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि जनता को ये पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही। आशीष जी, देखिए, कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, पर मुझे नहीं मालूम मिथुन जी किस गुट के हैं, पर वो कमलनाथ जी को जरूर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि ये चुनाव इंतजार के बाद हो रहे हैं, तो चुनाव तो 2019 में डी हो गए थे मिथुन जी। 2020 मार्च तक आपकी सरकार थी, तो 1 साल तक आपने क्यों टाल के रखा? और उसके बाद कोरोना की लहर आई और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पिछड़ों को 27% आरक्षण ना मिले, इसके लिए आपने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया और इन चुनावों को रुकवाया। दूसरी बात, जब विपक्ष पर मुद्दों का अभाव होता है तो काल्पनिकता में तीर चलाने लगते हैं। क्या अभी निर्णय हो गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं, तो आपके जितने भी आरोप हैं वो सब बेमानी है। पहले निर्णय हो जाने दीजिए, फिर उसके डिफेंस में हम बात करेंगे। देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी को पद्धति से कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सरकार जिसकी होती है उसको इनडायरेक्ट से फायदा है, तो भी हमें फायदा है। और अभी जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट आप एवरेज कर लें तो 75% से हम जीते हैं, तो वो तो सीधी पद्धति से हुए थे, तो वहां पर भी हमारा अपर हैंड है। तो जैसा मेरे अध्यक्ष ने कहा, आदरणीय वीडी शर्मा जी ने, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन 7 घंटे जनता की सेवा में लीन है। हमें इस बात से बिल्कुल अंतर नहीं पड़ता कि चुनाव सीधी पद्धति से होंगे या इनडायरेक्ट पद्धति से होंगे, ये राजभवन तय करेगा। पर हम अपनी योजनाओं को जो हम जनता तक ले गए हैं और आपके 15 महीने की नाकारा सरकार का जो बैगेज है उसका जब ढोल बजाते हुए हम जनता के बीच जाएंगे, पद्धति कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाला है। मुझे तो आप ये बताएं कि कांग्रेस कौन सी पद्धति से चुनाव चाहती है और उसमें उनको कैसे फायदा होने वाला है, जरा उसका एक लॉजिक दें। बता दीजिए मिथुन जी। देखिए, हमने तो साफ कहा था, एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आशीष जी के साथ डिबेट करके, लेकिन ये प्रश्नों के उत्तर कभी कभी नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रश्नों का तो उत्तर मैं विपक्ष में होकर भी दे रहा हूं, आप सरकार की तरफ से दीजिएगा कि हमने तो ऑर्डिनेंस लाए थे, हमने तो इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि नगरीय निकाय के चुनाव जो होंगे वो इनडायरेक्ट प्रणाली से होंगे, पार्षदों को अधिकार दिया जाएगा कि वो किसको महापौर चुनना चाहते हैं। हमारा स्टैंड यही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा ना कि इस प्रणाली से हो चाहे उस प्रणाली से हो, निर्णय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। स्टैंड यही है, जिस प्रणाली से करवाना चाहें,
फैसला लीजिए। जनता पीड़ित है, जनता परेशान है, और मैं किस गुट से हूं आशीष जी, बिल्कुल सर नहीं, बदल गया है स्टैंड। नहीं बिल्कुल, अब जिस प्रणाली पर आ गया है स्टैंड हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी विपक्ष की बातों को सुनती नहीं है। जब आपको सुनना ही नहीं है, अपने मन से मर्जी से काम करना है, तो जनता के लिए देरी क्यों की जा रही है? उनका जो वोट देने का अधिकार है उसको क्यों रोका जा रहा है? उनका जनप्रतिनिधि हासिल करके उसको उससे अपना काम करने का अधिकार है, उसको लेकर जल्दी से आप एक कमेंट कर दीजिए, फिर मैं जय जी की तरफ। देखिए, दोबारा 1 साल तक कमलनाथ सरकार ने क्यों चुनाव नहीं कराए, उसको आपने नहीं छुआ। वहां पर ये जितने आरोप आप लगा रहे हैं, मैं दोबारा कहता हूं, ये कमलनाथ जी पर मर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं। क्योंकि हमने तो 2 साल कोरोना की दंश को झेला और उसके बाद ये हुए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी, चुनाव बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएंगे। और ये जितनी आपकी कल्पनाशीलता है, इसको आप तब तक संभाल के रखिए जब तक फाइनल निर्णय ना हो जाए। मैं दोबारा कहता हूं, आप तो ये बताइए आप किस पद्धति से चुनाव चाहते हैं। नहीं है तो आप चिंता ना कीजिए, जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना के पीछे अपनी नाकामियों को मत छुपाइए आशीष जी। कोरोना पिछले 2 साल से है, चाहे मध्य प्रदेश के उपचुनाव विधानसभा के हो, चाहे विधानसभाओं के मुख्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के, चाहे वेस्ट बंगाल के, चाहे अन्य राज्यों के। 27% आरक्षण का भी आप ही लोगों ने विरोध किया। पंचायत चुनाव हमने घोषित किए तो सैयद जाफर और विवेक तनखा किसके नेता हैं? एक मिनट में बता देता हूं, जवाब दे दीजिए। और विवेक मिस्टर किसके नेता हैं? मैं बता देता हूं किसके नेता हैं। सुरेश महाजन किसके नेता हैं? जिनकी बात के आधार पर ये निर्णय आया है। आशीष जी बात तो सुनिए ना, बात सुनेंगे तो जनता के सामने आ जाएगी। आशीष जी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आरक्षण विरोधी पार्टी है। इसी कारण मध्य प्रदेश में आज एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया आपने। इसी मैं बिल्कुल 3 आरक्षण बता रहा हूं जो इन्होंने खत्म किया, और चौथा आरक्षण इनका ओबीसी आरक्षण है, जिसको ये नहीं करवाना चाहते। इन्होंने एक्स जो सैनिक होते हैं उनका आरक्षण खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण खत्म करने का काम किया है। हमारी पार्टी ने हमेशा आरक्षण दिया, चाहे वो अर्जुन सिंह जी ने हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी ने हो, चाहे कमलनाथ जी ने हो। मेरे मित्र जो स्ट्रोक लगा रहे हैं, हिट विकेट हो रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि जब ये कहते हैं चुनाव नहीं हुए तो कमलनाथ ने नहीं होने दिए। जब ये कहते हैं जल्दी किए जाए, अब आप मत टोकिए ना। 2 साल से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, आप बताइए ना सर, 2 साल से जब आप कहते हैं कि चुनाव जल्दी कराए जाएं तो 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव किसने घोषित किए थे? और आप पंचायत चुनाव हो जाने देते। आप 14% पर मान बीच में नहीं, आप उस 27% दीजिए सर, आपने बीच में बोला आरक्षण के साथ अगर आप पंचायत चुनाव हो जाने देते तो समाज में समरसता भी होती, पिछड़े वर्ग को उसका हक भी होता और अभी नगर निगम के चुनाव भी हो जाते। आपने अड़ंगा लगाया। सैयद जाफर और विवेक तनखा किसके नेता हैं? अरे चुनाव घोषित हम करें, रुकवाएं आप, और ठीकरा हम पर फोड़े। जनता है, ये सब जानती है। सर यही तो आप भ्रम फैला रहे हैं। नेता तो आप ही के ना। मैं बता देता हूं सर, सैयद जाफर जिस पिटीशन को लेकर के गए थे, क्योंकि वो एक चुने जनप्रतिनिधि है, वो रोटेशन और डिलिमिटेशन आशीष जी आपकी बात हो गई, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आपने मान लिया जिस पिटीशन को लेकर गए थे, उस पिटीशन के आधार पर 10 तारीख का निर्णय नहीं आया है, हक नहीं मिला। मिस्टर सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये 15 पेज का। आशीष जी आप बोलने दीजिए, जनता के सामने चलिए अब वो विषय नहीं है सर, अब तो हम चुनाव के मुहाने पर। इन्होंने पूछा है, मुझे जवाब दीजिए। चलिए वो सबको मालूम है, सबको मालूम है। जिस पिटीशन के आधार पर आया सैयद जाफर आपके नेता हैं, विवेक तनखा आपके नेता हैं, और कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग को लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं जय जी, मैं फिर आता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने आज पूरा नहीं किया। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि आप किसी भी पद्धति से कराइए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी का एक स्टैंड शुरू से लाल कृष्ण आडवाणी जी की राह से ये भी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की हम एडवोकेसी करते हैं, उसकी वकालत हम करते हैं कि देश में अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरह प्राइम मिनिस्टर का भी चयन जो है वो होना चाहिए। ये एक अलग विषय है, चलता रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि बीजेपी के पास जो लीडरशिप की एक ग्रूमिंग है वो कांग्रेस से अगर मैं तुलना करूं तो क्या आप बेहतर पाते हैं, समकक्ष पाते हैं, या किस रूप में आप उसको देखते हैं? क्या यही वजह है कि बीजेपी चुनाव के प्रति एक उत्साह से भरती है कि साहब हमारे पास निकाय चुनाव में भी डायरेक्ट कर लें, इनडायरेक्ट कर लें? इससे आप किस पैमाने पर देखते हैं? जी शरद जी, ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। बीजेपी चुनाव को लेकर के जैसा हम हर बार ये बात की है
कि उनकी तैयारियां हमेशा ज्यादा पुख्ता होती हैं, तो निश्चित रूप से ज्यादा आत्मविश्वास। और कांग्रेस में कई दिक्कतें हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि यदि आप देखें तो जो स्थानीय चुनाव है ये बहुत स्थानीय मुद्दों पे होते हैं, स्थानीय चेहरों पर होते हैं, और जितना छोटा चुनाव होता है उतना चुनाव कठिन हो जाता है, सत्ता के लिए भी उतना आसान नहीं रहता है। हर जगह आप मोदी जी या शिवराज जी के चेहरे दिखा करके वोट नहीं ले सकते, बहुत जगह पर होता है। और इसलिए स्थानीय चुनाव जितना छोटा होता है उतना कठिन होता है, क्योंकि वहां पे 10 वोट से भी आप इधर उधर आपके परिणाम जाते हैं। और स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं वहां पे, सड़क, पानी, बिजली, ये सफाई, जो बहुत आधारभूत, चूंकि गर्मी के समय में अधिकतम नगर निगमें, अधिकतम नगर पंचायतें जल संकट से जूझ रही हैं, और वहां पर आकर के स्थानीय नगर पालिकाएं बहुत असफल साबित हो रही हैं। अब आप कितनी जगह आप मोदी जी का चेहरा या शिवराज जी का चेहरा देखे दूसरी हो जाओ, क्योंकि लोकल लोगों को बात यह है कि कांग्रेस के पास में अवसर है, लेकिन कितना भुला पाती है, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, बीजेपी के पास में यही है कि आप जो एक और बड़ी जो दिक्कत मैंने देखी है, प्रत्यक्ष चुनाव के बाद में यदि महापौर को पता है कि अगले चुनाव के बाद रिजर्वेशन हो जाएगा, उसे मौका नहीं मिलेगा, तो वह अपनी इमेज के प्रति उतना गंभीर नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं अच्छा काम भी करूंगा तो मुझे दोबारा मौका मिलेगा नहीं है। तो ये जो एक पहले जो होता था कि लोग इसलिए अच्छा काम करते थे कि अगले चुनाव में उनको फिर मौका मिले, अब चूंकि एक बार मौका मिलना है तो वह समेटने वाली एक मानसिकता कहीं ना कहीं हावी रहती है, और उसमें जो शहर कुल मिलाकर के ठगा जाता है, शहर के लोग ठगे जाते हैं, और वही कोई नृप भय हमें कहानी वाली बात है। ये आपने एक ऐसी बात कही है जिससे हम भले ही इस पर सर झुका के सच को स्वीकार करें या किसी और रूप में करें, ये बात सही है कि कई बार रोटेशन की ये पद्धति निकायों के लिए एक चुनौती बन जाती है, जहाँ जिस तरह विधानसभा या लोकसभा में व्यक्ति नर्चर करता है कि एक परवान चढ़ाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, वहाँ यहाँ वो चीज़ नहीं होती, और ऐसा लगता है वनडे वंडर की तरह तेज़ बल्लेबाजी दिखाइए। इसका कोई और अर्थ नहीं है सर, बल्लेबाजी यानी तेज़ रन बनाए जाएं पार्टी के लिए, और बिटवीन द लाइंस तो सब कुछ जो है वो अपनी जगह। आशीष जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो हमने चर्चा की कि पद्धति क्या होगी, पर अंत में जनता के बीच जाना तो आपको अपने पूर्ववत किए गए वादों को पूरा करने के रिपोर्ट कार्ड के साथ है। और उसमें कांग्रेस के पास क्या तर्क है? 15 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, क्या किया? इन्होंने योजनाओं पे कैंचियां चलाई, इन्होंने किसानों को ठगा, इन्होंने बेरोजगारों को ठगा, महिलाओं को ठगा। आज वही सभी तो वोटर हैं। दूसरी बात, मैं दोबारा कहता हूं, जरा उपचुनाव के परिणाम तो मेरे कांग्रेसी मित्र देख लें। और अभी एक चिंतन हुआ था, चिंतन के बाद क्या हुआ? सुनील जाखड़ पंजाब से चले गए, हार्दिक पटेल गुजरात से चले गए, और जीतू पटेल ने मध्य प्रदेश में एक अपना पद त्याग दिया। तो इस जीतू पटवारी ने, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो चिंतन है जो कांग्रेस का, वो समझ में ही नहीं आ रहा वो किस दिशा में जा रहा है। और 15 महीने की जो एक निकम्मी सरकार का बैगेज है, वो जनता किस तरह से आकलन करने वाली है, उसका पर्याप्त हमें प्रमाण उपचुनावों से मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के बाद जिस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट में देश में एवरेज से बेहतर किया, और जिस तरीके से सभी बंद पड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया, मुझे पूरा विश्वास है। आप भले ही कह लें कि कितने स्थानीय इशू होंगे, पर मोदी जी का 80 करोड़ लोगों को दिया गया अन्न भी प्रासंगिक होगा, शिवराज जी का बच्चियों को दिए गए हर तोहफे भी प्रासंगिक होंगे, और लोकल लेवल पे जो हमारे नेता ने, हमारे जनप्रतिनिधि ने वैक्सीन लगवाई, लोगों को अन्न बांटा, या कोरोना के समय सेवा ही संगठन का मंत्र साकार किया, ये सभी हमें इन लोकल चुनावों में बहुत मदद देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये उत्साह काबिल तारीफ है, और हम तो चुनौती देना चाहते हैं कि यदि आपको इतना ही भरोसा है तो मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी करवा लीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए विधानसभा चुनाव को, ताकि आप जो कहते रहते हैं, जाकि आपकी जो 15 साल की निकम्मी सरकार थी जिसका परिणाम 2018 में दिया गया, मुझे लगता है ना आशीष जी का ये कहना उचित है, ना आपका ये कहना उचित। मेरा भी वही निवेदन है, मैं तो रेसिप्रोकेट कर रहा था
कि भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार जिसके सारे कामों को खारिज मध्य प्रदेश की जनता ने किया, और उपचुनाव का बड़ा तर्क देते हमारे विद्वान साथी, आपकी तो मंत्री ने कहा था कि हम तो कलेक्टर से बोल करके चुनाव जीत लेंगे। तो ये जो प्रणाली है ये आपने हमेशा अपनाई है। 2023 की चुनौती 2022 में स्वीकार कर लीजिए, तीनों चुनाव एक साथ करा लीजिए, जनता का जवाब आपको मजबूत रूप से मिल जाएगा, जैसा दमोह के उपचुनाव में मिला था। अमूमन से जिसकी सरकार होती है वो लोग उपचुनाव नहीं आते हैं, लेकिन आपकी सरकार हार रही है, मतलब जनता का इकबाल कलेक्टरों के होने के बाद भी आपके साथ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको खारिज किया था, आप निर्वाचित सरकार नहीं है, आप एक निर्वासित सरकार थे। आपने लोकतंत्र को हटा करके वोट तंत्र को शामिल किया था। यही कारण था कि आप आज और हमारी चुनौती स्वीकार करें, जितने भी प्रकार जो भी प्रणाली हो तुरंत चुनाव कराएं, और लिटमस टेस्ट आपके सामने होगा। जनता जो आतुर बैठी है आपके झूठों को जवाब देने के लिए, उसका जवाब आपको मजबूती से मिल जाएगा। दोनों ही दलों का लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति सम्मान और निर्वाचित सरकारों के प्रति सम्मान बना रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चुनौती पैदा करता है। जी आशीष जी, बहुत कम वक्त है, कुछ सेकंड। देखिए मेरे मित्र बहुत अच्छे तर्क रखते हैं, पर आज कुछ उखड़े हैं। दोबारा मैं कहता हूं कि संवैधानिकता के तहत ही ये सरकार चल रही है, और ये कौन सा तर्क है कि अगर किसी अध्ययन करने वाले व्यक्ति की तैयारी अच्छी है तो वो हर एक महीने अपना एग्जाम देने लगे। अरे जब 2023 में चुनाव आएंगे तो बता देंगे। और उपचुनाव में आप क्यों हारे, इस पर अगर आप कलेक्टर पे ढोलना चाहते हैं तो वही कलेक्टर, बोल लीजिए फिर मैं वाइंड अप करूंगा। सुनिए ना, वही कलेक्टर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार जितवा रहा है क्या? तो मैं ऐसा मान के चलूं, लेकिन आपकी कलेक्टर ने स्वीकार किया, आपकी मंत्री ने स्वीकार किया, कलेक्टर ने चुनाव जितवाए। ना तो आप संविधान का अपमान करें, पॉइंट नंबर 1, ना आप जनमत का अपमान करें। जब आप निकम्मी नालायक कहते हैं तब आप अपमान करते हैं। अरे उनका परफॉर्मेंस है, वो सरकार निकम्मी या नालायक थी तो जनता ने तय कर दिया। 28 उपचुनावों में 2/3 आप हारे। सरकार का परफॉर्मेंस जनता तय करती है, सरकार का परफॉर्मेंस जनता तय करती है। आप हारे या नहीं हारे, 2/3 सीटों से हारे या नहीं हारे, तो ना तो आप जनता का अपमान करें, ना आप लोकतंत्र का अपमान करें। अरे 1975 की मानसिकता कब तक लेकर चलेंगे? मैं ये जरूर कहूंगा कि 2018 में बहुत नजदीकी मुकाबला था, और आशीष जी की ये बात भी सही है कि छत्तीसगढ़ में जब आप थंपिंग मेजॉरिटी से कांग्रेस सरकार बनाती है और एक तरह से आंधी कांग्रेस की चलती है वहाँ, तो बात सही है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये अनइवन बाउंस है पिच का, जहाँ आपकी, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ चीज़ें ऑर्डर में रहती हैं, आपके लीडर बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 2018 में बेहतरीन काम करने की कोशिश की, उसका नतीजा भी सामने था। बाय इलेक्शन में निश्चित तौर पर बड़े मार्जिन से जीती है बीजेपी, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहे, और आपने बराबर ये बताया कि साहब हम बाइपोलर पॉलिटिक्स क्यों है। लेकिन ये सही बात है कि एक क्लियर कट मैंडेट जो 28 सीटों का उपचुनाव था उसने बीजेपी को दिया, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जनता को देखिए। आप जब सरकारों और उनके नुमाइंदों को कोसते हैं तो आप जनता को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसकी तरफ उंगली उठाते हैं, क्योंकि उसको, उस सरकार को, उस जनप्रतिनिधि को चुना जनता ने है। तो जनता के निर्णय पर सवाल उठाना उचित मुझे लगता है किसी दृष्टि से नहीं है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि कोई डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है, वो आपका राइट है कि साहब यहाँ एक निर्वाचित सरकार को इस रूप में नुकसान पहुँचाने की कोशिश हुई, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी ताकत को बढ़ाएं, फोकस करें, अपनी बेहतरीन लीडरशिप को सामने लाएं, और यही वो तरीका है जो जनता के मुद्दों को उठाकर जनता तक पहुंचकर आप अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया मिथुन जी, और बहुत शुक्रिया जय जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, झीरम के जख्म। नमस्कार।